गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो क्लास करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर एग्जाम्स हो, वनडे एग्जाम्स हो, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भारतीय इतिहास में है कि शायद ही बहुत कम चैप्टर भारतीय इतिहास में इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर की बारीकियों को, कि सारे डायमेंशंस को, आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता आखिर है क्या है। तो दोस्तों हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जो मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम देखी जाए, परिभाषा देखी जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिरकार क्या है, तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की प्राचीनतम, दोस्तों दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता जो है, जो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और उसी के समकालीन लगभग उन्हीं के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता है जो मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग दोस्तों, पश्चिमी भाग पर फैली एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों सभ्यता थी, और एक ऐसी सभ्यता थी जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में हम देखते हैं कि अब तक मेसोपोटामिया को माना जाता था और मिस्र की सभ्यता को माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया और मिस्र में लगभग 4000 साल 5000 साल पहले लोग जो थे वो इतने विकसित अवस्था में थे कि इन्होंने अपने आसपास एक सभ्यता का निर्माण कर लिया था। दोस्तों किसी भी प्रदेश में, किसी क्षेत्र, किसी भूभाग में इतने समय पहले, एक प्राचीन समय में लोगों के द्वारा एक सभ्यता को विकसित करना एक बड़ी उपलब्धि थी, एक कमाल की बात थी। और ये कमाल की बात जहाँ विश्व में, मिस्र में हुई, मेसोपोटामिया में हुई, ये कमाल की बात भारत में भी हुई दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। तो दोस्तों थोड़ा सा इस समझने का प्रयास करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की परिभाषा से हम क्या क्या सीख पाते। प्राचीनतम सभ्यता आज समझ गए होंगे, मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता के समान थी, ये भी समझ गए होंगे। पश्चिमी भाग, इसे हम थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। अगर हम भारत का ये ऊपरी भाग बनाते हैं तो हमें पता चलता है दोस्तों, ये भारत का ऊपरी भाग, यहाँ पर कश्मीर है, यहाँ पर पाकिस्तान है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यूपी, उत्तर प्रदेश, और हमारा यहाँ महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये लगभग हमारा सिंधु घाटी जो सभ्यता का हम एरिया देखते हैं, लगभग इतने बड़े एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। और इतने बड़े एरिया में जो हम कहते हैं पश्चिमी भारत या फिर पश्चिमी उत्तर भारत, जो भारत का ऊपरी और पश्चिमी भाग है, ये भारत का दोस्तों पश्चिमी भाग हुआ और ये भारत का उत्तरी भाग है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग इतने बड़े क्षेत्र में विस्तार था। अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हम देखते हैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान,
पाकिस्तान के सुतका गैंडोर, मकरान तट। तो हम देखते हैं कि पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गैंडोर मकरान तट तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। जम्मू कश्मीर में इसमें सीमा को देखेंगे तो मांडा को देखेंगे हम, मांडा में उत्तर, इसे हम उत्तर कह देंगे। अगर हम कह सकते हैं पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार देखेंगे तो हम पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश का भाग है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र में अगर देखेंगे हम दैमाबाद, नर्मदा के मुहाने तक, नर्मदा नदी के मुहाने तक। तो दोस्तों इतने बड़े भूभाग में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार हुआ था, इतने बड़े भूभाग से सिंधु घाटी सभ्यता के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमा थी, पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान के सुत्ता गैंडो तक, जो उसकी उत्तरी सीमा थी कश्मीर के मांडा तक, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी उत्तर प्रदेश तक, और महाराष्ट्र कह सकते हैं इसकी दक्षिणी सीमा दैमाबाद नर्मदा के मुहाने तक। इसे हम दोस्तों दक्षिणी सीमा कहेंगे, इसे हम पूर्वी सीमा कहेंगे। इतने बड़े क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के नाते बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर सभ्यता होती क्या है, सभ्यता से हमारा क्या मतलब होता है। तो दोस्तों देखते हैं सभ्यता क्या होती है। दोस्तों सभ्यता से हमारा मतलब होता है जब एक बड़े भूभाग पर रहने वाले लोग लगभग एक समान, एक जैसा कल्चर या संस्कृति को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपना लेते हैं, और उनकी जो संस्कृति होती है, जो उनका पहनावा होता है, जो उनके रीति रिवाज होते हैं, जो उनकी कार्यशैली होती है, भवन निर्माण हो गया, जो भी वहाँ पे देखने को मिलता है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लगभग एक मापदंड का कार्य करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए थी क्योंकि ये एक बहुत बड़े भूभाग पे फैली थी, भूभाग पर फैली हुई थी, लगभग कह सकते हैं विषमता के साथ समानता। विषमता के साथ समानता मतलब लोगों की सोच समझ विचार तो अलग अलग थे, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो सोच समझ विचार लगभग एक चीज़ से जुड़े हुए थे कि हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हैं। और कह सकते हैं कि लगभग विषमता के साथ समानता, और एक कह सकते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मापदंड। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मापदंड मतलब आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनमें जो परिवर्तन होंगे वो लमसम सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही परिवर्तन होंगे। एक हम कहते हैं कि आज दोस्तों हम देखते हैं कि हम पैंट पहनते हैं, क्या आप सपोज कर सकते हो कि आने वाले 20 या 25-30 साल बाद हम पैंट नहीं पहनेंगे? नहीं पहनेंगे हम पैंट ही। लेकिन इस पैंट में कुछ चेंजेस जो होंगे, शर्ट में जो चेंजेस होंगे, शायद इसकी पॉकेट इधर से इधर आ जाए, शायद इसकी पॉकेट का कलर अलग हो जाए, शायद इस पॉकेट का डिज़ाइन अलग हो जाए, शायद पैंट का साइज डिफरेंट हो जाए, कलर डिफरेंट आने लग जाए, लेकिन रहेगी तो पैंट ही। तो इस तरीके से इन्होंने एक मापदंड बना दिया था, तैयार कर दिया था कि आगे आने वाली पीढ़ियां उन चीज़ों में परिवर्तन कर रही थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा निर्मित की गई थी, बनाई गई थी। तो सभ्यता उस चीज़ को कहते हैं जो एक बड़े भूभाग पे फैली हुई होती है, भूखंड में फैली हुई होती है, और लोगों में विषमता के साथ समानता होती है, लोग अलग अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जुड़ाव है, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मापदंड का कार्य करती है। तो दोस्तों ये सभ्यता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता और इसका विस्तार समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने जिस समय आपको नव पाषाण काल के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि नव पाषाण काल में मानव बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ी थी क्योंकि खाद्यान्न की उपलब्धता वो भी तेजी से बढ़ी थी, और जब जब खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ेगी तो मानव की रहने के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा, और जब मानव के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा तो मानव जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जब मानव जनसंख्या में वृद्धि होगी तो मानव बस्तियों में वृद्धि होगी, और धीरे धीरे वही बस्तियां नगर निर्माण तक पहुंचेगी। उन बस्तियों में हम देखेंगे वो गाँव की तरह नहीं होगी बल्कि शहरों तक
शहरों की तरह डेवलप करेंगी, विकसित होंगी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सभ्यता की स्थापना इतने बड़े भूभाग में कैसे हुई, इस चीज़ पे दोस्तों आज भी विवाद बना हुआ है। ये एक अतीत का विषय है, एक ऐसा विषय जो बहुत समय पहले घटित हो चुका है, और उस संबंध में जब भी हम कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमारे समक्ष दोस्तों दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक स्रोत होते हैं साहित्यिक स्रोत, अगर हम इतिहास को जानेंगे तो दोस्तों हमारे पास दो स्रोत होते हैं, या तो हम साहित्यिक स्रोतों से इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, या ही फिर पुरातात्विक स्रोतों से इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये बड़ा दुर्भाग्यवश है, कह सकते हैं ये बहुत एक भारतीय इतिहास के संबंध में एक बहुत गलत चीज़ हुई है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता है, मतलब लिखित में हमें कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला, जो लिखित में मिला है वह पढ़ा नहीं जा सका है। जो लिखित में मिला है वह पढ़ा नहीं जा सका है। और पुरातात्विक स्रोतों की बात करी जाए तो पुरातात्विक स्रोतों की अपनी एक सीमा होती है। अपनी एक सीमा होती है। इससे हमें कह सकते हैं कि हमें राजनीतिक व प्रशासनिक जानकारी के साथ बहुत से अन्य पहलुओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की उद्भव की स्थापना की बात कर रहे हैं। आखिर इतने बड़े भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग पर एक नगरीय सभ्यता का विकास होता है, और ये विकास लगभग आज से 4-4.5 वर्ष पूर्व होता है। जब इसके बारे में अध्ययन करा गया, कारणों को खोजा गया, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र में क्यों हुआ, तो हम देखते हैं हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं है। जो साहित्यिक स्रोत है सिंधु घाटी की, जो लिपि हमें मिलती है वो लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा चुकी है। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता होनी चाहिए थी, वो इतिहास में ही दबकर रह गई, और हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ों को नहीं जान पाए। पुरातात्विक स्रोत दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों की अपनी सीमा होती है। इससे हम मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा निश्चितता के साथ, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि सिंध की पुरातात्विक स्रोत जो है वो इस चीज़ की तरफ ही संकेत कर रहा है। हम सिर्फ संकेत का एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इसका मतलब ये हो, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कह सकते। दोस्तों राजनीतिक व प्रशासनिक जानकारी के साथ, राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी तो पुरातात्विक स्रोतों से ना की बराबर मिलती है, के साथ बहुत से अन्य पहलुओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। बहुत से अन्य पहलू हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती। तो दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता की उद्भव के बारे में मैं बता रहा था, और उद्भव की परिस्थिति होने के कारण उद्भव के संबंध में एक प्रकार का विवाद आ खड़ा हुआ है। दोस्तों इतिहास है और इतिहास विवादों से भरा हुआ है, क्योंकि इतिहास बीत चुका है, और बीतने के बाद हम बीते हुए समय के बारे में खोज कर रहे हैं, बीते हुए समय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जब बीते हुए समय को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि अलग अलग इतिहासकार हर चीज़ के बारे में, हर समय के बारे में, हर काल के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में लगभग अलग अलग कह सकते हैं विचार रखेगा अपने सामने। हम किस विचार को अपनाएंगे, एक विद्यार्थी होने के नाते ये आपका कर्तव्य बनता है कि यूपीएससी में जब इस प्रकार के प्रश्नों को डाला जाता है, आपसे पूछा जाता है, और डेफिनेटली पूछा जाता है, जहाँ पर विद्यार्थी को अपना एक स्टैंड लेना पड़ता है, विद्यार्थियों को बताना पड़ता है कि साहित्यिक स्रोत हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक स्रोतों से हम इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए हमें किसी भी स्टैंड
स्टैंड को नहीं लेना है, हमें लगभग मध्यम मार्ग को चुनना है, बीच के रास्ते को चुनना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में किस किस प्रकार की इतिहासकारों की जो अवधारणाएं आई हैं, विवाद मैंने बता दिया, विवाद के कारण बता दिए क्यों विवाद है। अब देखते हैं कि आखिर इतिहासकारों ने क्या कहा है सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना के बारे में। जो सबसे पहला हम देखेंगे दोस्तों, मेसोपोटामिया की अवधारणा। दोस्तों मेसोपोटामिया की अवधारणा अगर देखें तो इसे पढ़ते हैं हम, तो इसके अंतर्गत देखेंगे हम इतिहासकारों का एक वर्ग सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना में मेसोपोटामिया की अवधारणा का उदाहरण देता है। इन इतिहासकारों में क्रेमर, मैके, गॉर्डन, चाइल्ड प्रमुख हैं। तो दोस्तों इतिहासकारों का एक वर्ग सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना में मेसोपोटामिया की अवधारणा का उदाहरण देता है। इन इतिहासकारों में क्रेमर एक इतिहासकार हैं, क्रेमर, मैके और गॉर्डन चाइल्ड ये प्रमुख इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता की अवधारणा है। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता की अवधारणा से इनका मतलब है, इनका मानना था कि सिंधु घाटी की सभ्यता पश्चिम भारत में इसलिए इसका उद्भव हो पाया क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से लोगों का आवर्जन हुआ। लोग सिंधु घाटी सभ्यता की इस क्षेत्र की ओर बढ़े और इस क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां पाकर उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की। तो इनके विचार क्या है दोस्तों, विचार देखते हैं। ये मानते कि मेसोपोटामिया से लोगों का अपवर्जन हुआ तथा इन्होंने अपने अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास किया। तो दोस्तों देखते हैं, ये कहते हैं मेसोपोटामिया से लोगों का अपवर्जन हुआ, लोग का अपमार्जन हुआ, लोग हमारे क्षेत्र की तरफ बढ़े तथा इन्होंने अपने अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में इन्होंने अनुकूल परिस्थितियां पाई जहां पर ये रह सकते थे और रहना इनके लिए सुविधाजनकता के कारण इस क्षेत्र में सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास किया। दोस्तों अब इसके संबंध में हम देखते हैं, ये इन्होंने अपना विचार दे दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव इसलिए हुआ क्योंकि मेसोपोटामिया से लोग आए, अनुकूल परिस्थितियां देखी, मौसम अच्छा लगा, वातावरण अच्छा लगा, एरिया अच्छा लगा, क्षेत्र अच्छा लगा और यहाँ पर ही उन्होंने बसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो एक नगरीय सभ्यता बन गई। तो दोस्तों देखते हैं अब इसकी भी लेकिन कुछ सीमाएं, इतिहास में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी ऐसा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ सीमाएँ नज़र आएंगी। ठीक है, इन्होंने ये कारण दिया, लेकिन हम इसे माने या ना माने, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे ना मानने के क्या कारण है। सबसे पहले दोस्तों एक हम देख लेते हैं कि मानने के क्या कारण है। तो इन्होंने क्या करा, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में समानता दिखाने का प्रयास करा कि जो देखो ये चीज़ मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाई गई थी और यही चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जा रही है, मतलब ये मेसोपोटामिया से ही यहाँ पे आई है। दोस्तों आज भी हम देखते हैं
कि बहुत सारी चीज़ें अगर हम देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि मानव जो है, मानव का सर्वप्रथम विकास अफ्रीका में हुआ था और धीरे धीरे मानव पूरे विश्व में फैल गया। इस तरह की स्टडी करी गई क्योंकि सबसे पहले प्रमाण हमें जो मानव के वो अफ्रीका से मिलते हैं। इसी तरीके से इन्होंने भी कहा था कि दुनिया में जो सबसे पहले प्रमाण इन चीज़ों के मिलते हैं, जो चीज़ें सिर्फ मेसोपोटामिया थी, वो मेसोपोटामिया से बाहर कैसे गई एक ऐसे समय में जिस समय में ना यातायात था, ना दूरसंचार था, ना कोई सुविधा थी, ना कोई संपर्क था। लेकिन मेसोपोटामिया की कुछ चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं, तो ऐसा मानना जायज़ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से लोग आए और वो लोग पहले से उन चीज़ों को जानते थे, उन्होंने इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लाके स्थापित कराया, बनाया। तो हम देखिए इन्होंने क्या करा है कि सिंधु घाटी SGS सिंधु घाटी सभ्यता में पाए अन्नागारों की छत में जो लकड़ी के कार्य दिखते हैं वे मेसोपोटामिया सभ्यता से मेल खाते हैं। तो इन्होंने दिखाया अन्नागार बने हुए जिसमें बहुत बड़े बड़े अन्नागार होते थे, बहुत बड़े बड़े छत एरिया होते थे जिनमें गेहूं रखा जाता था और उनके ऊपर छत होती थी। ये कहते हैं छत पे जो लकड़ियों से ढका गया और ऊपर देखते हैं शिल्पकार जो हो रहा है, डिजाइन बनना है, जिस तरीके से लकड़ियों को रखने का जो तरीका है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में था और वही हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में दिखता है। दोस्तों दूसरा विचार देखते हैं हम, मेल खाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ये बात करते हैं गढ़ी क्षेत्र के लोग शायद विदेशी मूल के थे, इसलिए जनसामान्य के संपर्क से बचना चाहते थे, इसलिए जनसामान्य के संपर्क से बचना चाहते थे। गढ़ी क्षेत्र के लोग शायद विदेशी मूल के थे, इसलिए जनसामान्य के संपर्क से बचना चाहते थे। दोस्तों गढ़ी क्षेत्र क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, इधर समझते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखेंगे तो पूरी सभ्यता लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड है और 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब है कि एक तरफ हम देखते हैं गढ़ी क्षेत्र जो काफ़ी विकसित था जिसमें अच्छे मकान बने हुए थे, सब चीज़ों की अच्छी व्यवस्था होती थी और जो चारों तरफ से दीवारों से ढका हुआ होता था। और हम देखेंगे ये पूर्वी क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र था और ये पूर्वी क्षेत्र, और जो एक नगर का पश्चिमी क्षेत्र हुआ करता था वो लगभग कह सकते हैं सामान्य के लिए था, सुविधाएं कम थी। तो दोस्तों ये जो इतिहासकारों का समूह है जो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना मेसोपोटामिया के लोगों ने करी, वो इसका उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर 2 कह सकते हैं भागों में बटे हुए थे। पहला गढ़ी क्षेत्र, दूसरा पूर्वी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं जनसामान्य के लिए। जनसामान्य होता है आम लोगों के लिए। आखिर ऐसा क्यों था कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर 2 क्षेत्रों में बटे हुए थे? क्योंकि एक क्षेत्र ऐसा था जहाँ पर रिहायशी अमीर लोग रहते थे, पैसे वाले लोग रहते थे, और ये लोग जनसामान्य आम लोगों के संपर्क से बचना चाहते थे, क्योंकि कोई भी जब विदेशी आएगा तो वो यहाँ के क्षेत्रों के मुकाबले हाई फाई होगा, थोड़ा बढ़िया और बेहतर होगा, तो वो आम लोगों के साथ जल्दी से मिक्स नहीं होगा, जल्दी से नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इस चीज़ का उदाहरण दिया। दोस्तों ये कारण देते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक क्या कहते हैं पक्ष नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दें क्या कारण है जिस कारण से ये सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता की अवधारणा से जोड़ के देखते हैं। लेकिन इसकी सीमाएं देखते हैं। क्या सीमाएं?
तो दोस्तों देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता व मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ मूलभूत अंतर देखने को मिलते हैं। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता व मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ मूलभूत अंतर देखने को मिलते हैं, जो अंतर ये बताते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से आए हुए लोगों द्वारा नहीं बसाई गई थी, बल्कि खुद यहाँ पर रहने वाले लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था। दोस्तों वो कौन से बिंदु है, तो हम कहते हैं कि जैसे कि SG सिंधु घाटी सभ्यता के औजार कम कुशल थे, जबकि मेसोपोटामिया के औजार अधिक कुशल थे। उनके निर्माण में मध्य भाग को मोटा व धारदार बनाया गया था ताकि वह जल्दी से ना टूटे। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला अंतर औजारों में अंतर मिलता है। औजारों के स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के जो औजार थे वो काफ़ी मोटे थे, थोथे औजार हुआ करते थे, लेकिन यहाँ के जो मेसोपोटामिया के औजार थे वो कुशल औजार थे, बेहतर शार्प औजार थे। और दोस्तों आप ही अनुमान लगाएं, कोई व्यक्ति मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता में रहने के लिए आएगा, मेसोपोटामिया में बेहतर किस्म की चीज़ों का प्रयोग करता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आके क्या वो निम्न किस्म की चीज़ों का प्रयोग करेगा? नहीं, वो कोशिश करेगा कि इससे ही बेहतर चीज़ों का प्रयोग करा जाए या फिर कम से कम इस चीज़ का तो प्रयोग किया जाए। लेकिन वहाँ के जो हथियारों का विकास था और यहाँ के जो औजारों का विकास है वो अलग अलग था। दूसरा, अगर हम लिपि देखें, शॉर्ट में लिखता हूँ दोस्तों मैं, मेसोपोटामिया। तो दोस्तों अगर हम सिंधु घाटी की लिपि देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी की लिपि चित्राशक लिपि थी और मेसोपोटामिया की लिपि कीलनुमा चित्राशक लिपि। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और मेसोपोटामिया की लिपि देखते हैं तो हमें कीलनुमा लिपि दिखती है। तीसरा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो हमें सुनियोजित मकान मिलेंगे और ग्रिड प्रणाली पर आधारित होंगे। ग्रिड प्रणाली पर आधारित, जबकि यहाँ जो मकान मिलेंगे वो हमें बेतरतीब प्रणाली पर आधारित होंगे। मतलब यहाँ के जो मकान होंगे वो तरीके में नहीं बने होंगे, मकान कहीं पे ही बने होंगे। सपोज करो रोड पे ही मकान बना दिए, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों थोड़ा सा आगे देखते हैं। सीमाएं देख लेते हैं। सिंधु घाटी लिपि चित्राशक लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी, कीलनुमा लिपि मिलती है। औजार मैंने बता दिए कम उन्नत औजार थे। और दोस्तों थोड़ा सा मोहर के बारे में देखते हैं। मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की SGT आयताकार व वर्गाकार मोहर थी, जबकि यहाँ की मोहरें बेलनाकार। मेसोपोटामिया की जो मोहर थी वो बेलनाकार थी। दोस्तों यहाँ देखते हैं नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग व बेहतर जल निकास प्रणाली। यहाँ पर हम देखते हैं कच्ची ईंटों का प्रयोग
प्रयोग, और जो जल निकास प्रणाली थी वो तो थी नहीं ना के बराबर। दोस्तों तीसरा देखते हैं, यहाँ पर हमें किसी मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ पर हम देखते हैं मंदिरों का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों ये सारे अंतर हैं जो अंतर हमें बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक तरीके से कह सकते हैं विकास मेसोपोटामिया की अवधारणा के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास बताया था, वो अवधारणा अब विखंडित हो चुकी है, वो अवधारणा अब टूट चुकी है। अब लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके सामने बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की मूलभूत चीज़ों में अंतर था। हालांकि एक दो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मूलभूत चीज़ें जो बेसिक होता है, जो आधार होता है, वो नहीं मिलता। दोस्तों अभी दो अवधारणाओं को और हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन करना है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मेसोपोटामिया की अवधारणा का परीक्षण करें। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया किस अवधारणा का परीक्षण करें। दोस्तों परीक्षण करना है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सबसे पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता की परिभाषा थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना है, ज़्यादा 2 लाइन 2 या 2.5 लाइन। उसके बाद आपको दोस्तों मेसोपोटामिया की अवधारणा के कारण, जो मैंने आपको 2 कारण बताए थे, 1 और 2 आपको बताना है। उसके बाद आपको दिखाना है इस अवधारणा की अपनी एक सीमा है, कुछ मूलभूत चीज़ों में हमें अंतर दिखता है, डाल देना है। जैसे हमने बताया था लिपि में अंतर है, औजारों में अंतर है, नगर निर्माण में अंतर है, ये सब हमें लिख देना है, और जो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हमें छोटा सा निष्कर्ष लिखना है। अंत में निष्कर्ष ज़्यादा 2 लाइन का 2.5 लाइन का इसमें लिखना है, अंतर में लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर एक विवाद बना हुआ है। विवाद का कारण साहित्यिक स्रोतों का ना मिलना व पुरातात्विक स्रोतों का इतना अधिक कह सकते हैं क्लियर ना होना कि एक निश्चित परिणाम पर पहुंचा जा सके। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव में कह सकते हैं कि मूलभूत अंतर के कारण मेसोपोटामिया की अवधारणा विखंडित हो चुकी है, परंतु अभी भी इस संबंध में किसी एक कह सकते हैं किसी एक तरफ जाना उचित नहीं होगा। अभी और शोध जारी हैं, आगे और भी बदलाव संभव है। बस इतना करके दैट्स इट। तो दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना के संबंध में और कौन कौन सी अवधारणा जो है वो हमारे समक्ष है, हमारे सामने है, और उन पर किस प्रकार से उनके पक्ष में हमारे पास मत है और विपक्ष में हमारे पास मत है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करना, और लिखने के बाद इस क्वेश्चन को आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, और मैं इस क्वेश्चन को चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने किस प्रकार से कितना लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, कितनी मिस्टेक्स हैं। दोस्तों एक अवधारणा जो हमारे सामने उभर कर आती है वो द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा होती है। द्रविड़
द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा। दोस्तों द्रविड़ जो है वो एक तरीके से द्रविड़ जनजाति के लोग थे, जाति के लोग थे, और इन लोगों को भूमध्य सागरीय लोग भी कहा गया। भूमध्य सागरीय लोग भी इन्हें माना गया है, और ऐसा माना गया है कि इन लोगों के जो अस्थि पंजर अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। सभ्यता में पाए जाने के कारण पहला सिंधु घाटी सभ्यता में इनके अस्थि पंजर मिले, मतलब इनके अवशेष, इनकी हड्डियां वहां पे मिली है, तो ऐसा माना गया ये लोग वहां पर रहते थे और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास करा है। दोस्तों एक दूसरा कारण देखें, जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता को द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा से जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि शिव की पूजा, नाथ देवी की पूजा, वृक्षों की पूजा आदि द्रविड़ संस्कृति के साथ साथ सिंधु सभ्यता से भी इनके प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों एक और कारण, ये लोग दो कारण देते हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता में उन लोगों के अस्थि पंजर मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्तरों की जब खुदाई हुई तो वहां पे भूमध्य सागरीय मतलब द्रविड़ जाति के लोगों के अस्थि पंजर मिले। दूसरा शिव की पूजा, अमृत देवी की पूजा और वृक्षों की पूजा, जो द्रविड़ संस्कृति के लोग क्या करते थे वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते हुए भी मतलब एक तरीके से प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इन चीजों को क्या करते थे। तो ये दो कारण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता द्रविड़ सभ्यता की उत्पत्ति से लगभग मेल खाती है, मिली हुई है, या फिर एक बार उस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अब दोस्तों इसकी सीमा देखते हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। दोनों सभ्यता के नगरीय स्वरूप में अंतर देखने को मिलता है, जहाँ सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी, वहीं द्रविड़ सभ्यता एक ताम पाषाणीय गैर नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों बहुत बड़ा अंतर, सिंधु घाटी सभ्यता जो एक कांस्य युगीन, यहाँ पे कांसे का प्रयोग होता था, और नगरीय सभ्यता थी मतलब इसमें गांव कम शहर ज्यादा थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शहर देखने को मिलते हैं, जबकि द्रविड़ जो संस्कृति है वो ताम्र पाषाणीय संस्कृति मिलती है, मतलब जिसमें तांबे के और पत्थरों के औजारों का प्रयोग होता था। और ये गैर नगरीय सभ्यता है, यहाँ पे नगर नहीं है, बस्ती होंगी या फिर गांव होंगे लेकिन नगर नहीं है। तो हम देखते हैं पूरे ये कहने को एकमात्र लाइन में, लेकिन ये पूरी सभ्यता के अंतर को एक तरीके से स्पष्ट कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो गांव में रहता है वो शहर में जाना जो शहर में रहता है वो गांव में जाना पसंद नहीं करेगा, जबकि द्रविड़ संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता वो शहरी सभ्यता संस्कृति थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों संस्कृति मूलभूत चीज़ों में, पूरी प्रकृति में, बनावट में, हर चीज़ में ये अंतर था कि वो शहरी और ग्रामीण थी। तो इनको आपस में जोड़कर देखना सही नहीं होगा। तो दोस्तों ये लगभग कारण है जो हम देखते हैं द्रविड़ संस्कृति और सिंधु घाटी संस्कृति में जो अंतर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे रफ कर देता हूँ। एक अवधारणा और है दोस्तों, इसका नाम है आर्य
उत्पत्ति के अवधारणा। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं, आर्य उत्पत्ति की अवधारणा। दोस्तों इतिहासकारों का एक वर्ग SGS की उत्पत्ति को आर्यों के साथ जोड़कर देखता है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल। इतिहासकारों का एक वर्ग SGS की उत्पत्ति को आर्यों के साथ जोड़कर देखता है, जिसमें रामचंद्र और लक्ष्मण चंद्र स्वरूप डॉक्टर लक्ष्मण चंद्र स्वरूप प्रमुख। दोस्तों ये दो जो इतिहासकार हैं, एक हम कह सकते हैं रामचंद्र और लक्ष्मण चंद्र स्वरूप, इन दोनों इतिहासकारों का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थापना की थी वो आर्य लोगों ने करी थी। लेकिन दोस्तों ये अवधारणा पूर्ण रूप से विखंडित हो चुकी है। अब विखंडन के क्या कारण है उसे देखते हैं। विघटन के कारण दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक काल निर्धारण पद्धति के कारण यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि SGS सिंधु घाटी की सभ्यता के विघटन के लगभग 300 से 400 साल बाद आर्यों का आगमन होता है। तो फिर आर्य किस प्रकार से SGS की उत्पत्ति या फिर उद्भव का कारण हो सकते हैं। दोस्तों एक जरूरी बात, कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक काल निर्धारण पद्धति। दोस्तों कार्बन डेटिंग एक तरीका है, एक पद्धति है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कोई वस्तु, कोई सामग्री, कोई प्राकृतिक स्रोत आखिर कितने साल पुराना है। वो जिस कह सकते हैं कि जिस स्तर से वो घिस रहा है उस स्तर का अनुमान लगाते हैं, और उस स्तर से अनुमानित लगाते हुए हम उसके वहाँ तक पहुँचना की कोशिश करते हैं जब इस वस्तु का निर्माण हुआ था। तो कार्बन डेटिंग पद्धति दोस्तों एक आधुनिक पद्धति और सबसे विश्वसनीय पद्धति है। इससे हम प्राचीन से प्राचीन सभ्यताओं, प्राचीन से प्राचीन चीज़ों के काल निर्धारित कर लेते हैं, उनका काल निकाल लेते हैं कि आखिर किस समय की चीज़ है। तो दोस्तों आधुनिक समय में इस तरह की प्रणालियाँ विकसित हो चुकी हैं के कारण यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि SGS के विघटन के लगभग 300 से 400 साल बाद आर्यों का आगमन होता है। भारत में जो आर्यों का आगमन होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के विघटन के लगभग 300 से 400 वर्ष बाद होता है। तो ये कैसे माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों की महत्वपूर्ण भूमिका थी या आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को स्थापित करा। दूसरा दोस्तों देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की संस्कृति
फिर आर्य संस्कृति ग्रामीण थी। दोस्तों तीसरा एक और कारण हमें मिलता है कि SGS में हमें लिपि होने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि दोस्तों आर्य संस्कृति के प्रारंभ में हमें किसी प्रकार की लिपि नहीं दिखती है। दोस्तों राइटिंग थोड़ी सी बेकार आ रही है क्योंकि बहुत नीचे लिखना पड़ रहा है, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की लिपि नहीं दिखती है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपि होने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि आर्य संस्कृति के प्रारंभ में दोस्तों सबसे पहले में आर्य संस्कृति जब स्थापित हुई थी तो सबसे पहले प्रारंभ में हमें किसी प्रकार की लिपि नहीं दिखाई देती है। बाद में हमें आर्य संस्कृति में लिपि देखने को मिलती है, जो संस्कृत भाषा कहते हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। लेकिन शुरू में अगर हम देखते हैं आर्य संस्कृतियां हमें किसी प्रकार की लिपि नहीं मिलती, केवल श्रुतिजन्य साहित्य मिलते हैं, केवल श्रुतिजन्य साहित्य। जो साहित्य थे वो केवल श्रुतिजन्य थे। श्रुतिजन्य मतलब बस वो कहे जाते थे, गुरु जो होता था वो शिष्यों को सिखाता था, शिष्य अपने शिष्यों को सिखाते थे और शिष्य अपने शिष्यों को, इस प्रकार से वो चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। बाद में एक समय आया कि आर्य संस्कृति के अंतर्गत उन सभी को लिपिबद्ध कर दिया गया, उन सभी को लिख दिया गया, और इस प्रकार से हमारे सामने जो बहुत सारे हम ग्रंथ देखते हैं, जो वेद देखते हैं और हम उपवेद देखते हैं, इस तरह के बहुत सारे ग्रंथों की श्रृंखला आती है, वो वैदिक काल से ही आती है। तो दोस्तों ये 3 अवधारणाएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थी। थोड़ा सा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईसा पूर्व, जबकि आर्यों का आगमन होगा 1500 ईसा को। तो लगभग दोनों के बीच में एक मोटा हमें 250 साल का गैप दिखता है, 250 साल का अंतर दिखता है। ये 250 साल बाद में आए थे, 300 साल बाद में आए थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं? जब ये सिंधु घाटी सभ्यता के विघटन के बाद आए थे, हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि आर्य सिंधु घाटी सभ्यता जब विस्थापित हो चुकी थी, मिट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उसके बाद आ रहे हैं, तो हम इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का जन्मदाता किस प्रकार से मान सकते हैं? तो ये अवधारणा विखंडित हो चुकी है, खंडित हो चुकी है, और ये 3 अवधारणाएं जो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हमारे सामने उभर के आती हैं। दोस्तों एक छोटे से टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन के बारे में, और अब मुझे लगता है आप उद्भव के संबंध में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लिखें, सिंधु घाटी की सभ्यता के उद्भव के संबंध में विभिन्न अवधारणाओं का परीक्षण करें, वह विवाद के कारण को भी स्पष्ट करें। दोस्तों विवाद का कारण मैंने आपको बता दिया, तीनों सभ्यताएं मैंने आपको बता दी, एक परीक्षण करना है, तीनों सभ्यताओं में जो बेटर है, जो सभ्यता ज़्यादा अनुकूल दिखती है, हमें उसे बताना है। अब भी एक जो उद्भव की अवधारणा है वो बच गई है, हम उसे कवर करते हैं, और फिर आप इस क्वेश्चन को करना बेहतरीन, मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम सिंधु घाटी की अवधारणा के संबंध में जो लास्ट अवधारणा है उसका परीक्षण करते हैं, उसके बारे में देखते हैं,
और ये जो दोस्तों लास्ट अवधारणा है इसको कहा जाता है कर्मिक उद्भव की अवधारणा। कर्मिक उद्भव की अवधारणा से दोस्तों हमारा मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो कर्मिक रूप से क्रमवार तरीके से धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तरीके से हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि कर्मिक उद्भव की अवधारणा से हमारा आशय क्या है इस चीज से हमारा मतलब। तो दोस्तों इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा भी है या कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है या फिर वर्तमान में जो एक नई अवधारणा उभर के आ रही है वो कर्मिक उद्भव की अवधारणा उभर के आ रही है। लिखते हैं हम कि वर्तमान में SGS के उद्भव के संबंध में कर्मिक उद्भव की अवधारणा महत्वपूर्ण रूप से उभरकर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण रूप से उभरकर सामने आ रही है, महत्वपूर्ण बनकर सामने आ रही है हमारे सामने। इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार SGS का उद्भव उत्तर पश्चिम में फैली हुई मानव बस्तियों के नगरीयकरण तक पहुंच जाने के कारण हुई मानी जाती है। दोस्तों वर्तमान में SGS सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में कर्मिक उद्भव की अवधारणा महत्वपूर्ण रूप से उभरकर सामने आ रही है। इस अवधारणा के अनुसार SGS सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव उत्तर पश्चिम में फैली हुई मानव बस्तियों के नगरीकरण तक पहुंच जाने के कारण हुई मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर पश्चिम में फैली हुई मानव बस्तियां, जिस समय हमने नवपाषाण काल पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल में स्थल मेहरगढ़, अगर हम नवपाषाण कालिक स्थलों की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था नवपाषाण कालिक स्थल भारत में लगभग इस प्रारूप में पाए जाते हैं। जो पश्चिम के स्थल होंगे वो सर्वाधिक विकसित व प्राचीन होंगे। जो दक्षिण के स्थल होंगे वो अविकसित होंगे व नए होंगे। तो आप एक मोटा मोटा अनुमान इस बात का खुद भी लगा सकते हैं कि जो पश्चिम के स्थल थे पहले से ही एक विकास के उच्चतम स्तर पर थे। जो पश्चिम के स्थल थे तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ होना है, पिछले क्षेत्रों में या आगे के क्षेत्रों में। दोस्तों ये एक सिंपल सी एक बात कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र में होना था, क्योंकि वो क्षेत्र पहले से ही अन्य क्षेत्रों की तुलना में उन्नत थे। दोस्तों यही हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक जुड़ाव जो है हमें नवपाषाण काल की सभ्यता मानव बस्तियों से भी मिलता है। कि सबसे पहले हम नवपाषाण कालिक मानव बस्तियां देखते हैं। ये नवपाषाण कालीन मानव बस्तियां हम देखते हैं हल, चाक, पहिए और कह सकते हैं कि बाद में बाह्य व्यापार के कारण नगरीय स्वरूप में पहुंच गई। ये जो नवपाषाण कालीन मानव बस्तियां थी, आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ये बस्तियां ही, जब इसमें हल का आविष्कार हुआ, कृषि बढ़ी, खाद्यान्न बढ़ा, चाक का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, बाद में बाह्य व्यापार से इसे बहुत सपोर्ट मिला। जो विदेशी व्यापार होता है वो बहुत अच्छा चलने लग गया और विदेशी व्यापार से एक अच्छी सपोर्ट मिली और विदेशी व्यापार से सपोर्ट मिलने के कारण धीरे धीरे ये जो हमारा मानव बस्तियां थी जो नवपाषाण काल में हमें मिलती हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ती
लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। दोस्तों देखते हैं हम कुछ इसे थोड़ा सा मिटा के तक पहुंच जाने के कारण हुई। तो देखते हैं हम कि आमरी, कोटदीजी, सोथी, सिसवाल, आमरी, कोटदीजी, सोथी, सिसवाल और लगभग हम कह सकते हैं इन संस्कृतियों को कह सकते हैं हम प्राचीन पश्चिमी क्षेत्रों में फैली हुई संस्कृति ईरानी बलूची, ईरानी बलूची संस्कृति। दोस्तों आमरी, कोटदीजी, सोती, सिसवाल और ईरानी बलूची संस्कृति ये वो संस्कृतियाँ थी जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले थी। SGS से पहले की सभ्यता, और ये सभ्यता लगभग ग्रामीण सभ्यता थी या फिर अविकसित सभ्यता थी। और धीरे धीरे इन्हीं क्षेत्रों में, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम की सभ्यताएं संस्कृतियाँ हैं, सभ्यता नहीं है, उत्तर पश्चिम की संस्कृति थी। और इन संस्कृतियों में धीरे धीरे हम देखेंगे विकास हुआ, हल्का आविष्कार हुआ, चाक का आविष्कार हुआ और तुम्हारा आपका तांबे का आविष्कार हुआ, अच्छे औजारों का आविष्कार हुआ और प्लस विदेशी व्यापार के कारण यह क्षेत्र नगरीय सभ्यता के रूप में उभर कर आया। दोस्तों देख लो आप, बहुत आसान सा है कि पश्चिम में, भारत के पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग अगर हम ये मोटे तौर पे कह सकते हैं, अगर ये हम भारत का ऊपरी नक्शा बनाए ये वाला, तो ये भारत का पश्चिमी भाग होगा। और ये जो संस्कृति है, मैंने आमरी आपके सामने, आमरी और सोथी, सिसवाल और आपके सामने ईरानी बलूची, ये जो संस्कृति मैंने आपको बताई ये इसी क्षेत्र में थी। और यही संस्कृतियों का संस्कृति मतलब दोस्तों, संस्कृति से हमारा मतलब होता है जो छोटे क्षेत्र में बसी हुई होती है। बड़े क्षेत्र में जब वो बस जाती है तो सभ्यता कहलाती है, छोटे क्षेत्र में संस्कृति होती है। और यहीं से धीरे धीरे हम देखेंगे हल्का आविष्कार होगा, चाक का आविष्कार होगा जिससे अच्छे किस्म के बर्तन बनेंगे, पहिए का आविष्कार होगा, चक्के का आविष्कार होगा, पहिए का आविष्कार होगा, औजारों का आविष्कार होगा। और बाद में धीरे धीरे एक कह सकते हैं विदेशी व्यापार के साथ इसका संपर्क हो जाएगा। और विदेशी व्यापार के साथ साथ हम देखेंगे कि एक शासक वर्ग उभर कर आएगा, जो अधिशेष एक शासक वर्ग उभर कर आएगा जो अधिशेष पर अपना दावा करेगा। अधिशेष से हमारा आशय होता है दोस्तों, पहले जो कृषि होती थी सिर्फ इतनी होती थी कि किसान अपना भरण पोषण कर सके। जब किसान कृषि का जो कार्य होता है वो सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए करता है, वो सिर्फ इतने अनाज का उत्पादन करता है जितना वो खुद बैठ के खा सकता है, तो कृषि को कह सकते हैं कि खाने के इरादे से या फिर अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए कृषि करता है। लेकिन जब कृषि का उत्पादन इतना करता है किसान कि वो अपने खाने के लिए भी रखता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो मार्केट में, बाजार में बेच भी देता है, तो बचा हुआ हिस्सा ही कृषि अधिशेष वो अधिशेष होता है। और जब किसी भी क्षेत्र में अधिशेष आने लग जाता है तो उस अधिशेष को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंचाने के लिए या फिर उस अधिशेष पर अपना दावा स्थापित करने के लिए कोई ना कोई शासक वर्ग स्थापित होता है। और शासक वर्ग जब उस क्षेत्र में स्थापित हो जाता है तो शासक वर्ग उस क्षेत्र में स्थापित होने के बाद एक किस्म की प्रणाली को जन्म देता है, जो प्रणाली एक सुव्यवस्थित प्रणाली होती है, मतलब एक किस्म के मापदंड बनाता है। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक शासन प्रणाली है, हम रोड पे चलेंगे तो उस पर चलने के तरीके होते हैं, रेड लाइट होगी तो रुकेंगे, ग्रीन लाइट होगी तो चलेंगे। और दोस्तों ड्राइविंग करने के अपने रूल्स होते हैं। अगर हम एक समाज में रह रहे हैं तो समाज में भी रहने के अपने कुछ नियम होते हैं।
हर जगह के अपने नियम होते हैं। ये नियम बनाता कौन है? ये नियम शासक बनाता है। और शासक इस नियमों को क्यों बनाता है, कानूनों को क्यों बनाता है? ताकि समाज सुव्यवस्थित तरीके से चलता रहे। इसीलिए जब इन सब का विकास होता है तो अधिशेष का विकास होता है। अधिशेष आता है, जो अधिशेष आएगा, संपन्नता आएगी, लोगों के पास धन आएगा, तो उस पर दावा करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, एक शासक वर्ग उभर कर आएगा, या लोग मिलकर एक व्यक्ति को शासक बनाएंगे कि भाई हम अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी सुरक्षा का कार्य करें, बदले में हम आपको कुछ ना कुछ टैक्स देंगे, कर देंगे। तो इस प्रकार से एक अधिशेष पर दावा करने के लिए एक शासक वर्ग उभर कर आएगा। इस शासक वर्ग इन्हों को जो अन्य लोग होंगे उनसे शांति में कार्य करने के आदेश देगा और बदले में कुछ नियमों को लागू करेगा। और बाद में हम देखेंगे कि जब नियमों को लागू करा जाता है तभी एक प्रकार से हम कहते हैं सुव्यवस्थित व्यवस्था उभर कर सामने आती है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, जहाँ पर नगर निर्माण का कोई तरीका था, एक तरीका था। आज भी हम देखते हैं दिल्ली की कच्ची गली में या फिर यूपी बिहार, हम कहीं भी चले जाते हैं, एमसीडी जो होती है वो अपना कार्य करती हैं, आपकी गलियों में सीवर डालती है। हर चीज़ के लिए एक नियम बना रखा है। अगर आप अपना घर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, घर का इतना परसेंट भाग को आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, घर के जो आगे की छजली होगी वो इतने फुट से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ये सारे नियम होते हैं दोस्तों। उस समय भी कोई ना कोई ऐसी संस्था उभर कर आई थी जिसने ये नियम बनाए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें मकान मिलते हैं बड़े सिस्टमेटिकली मकान मिलते हैं, ग्रिड प्रणाली पर आधारित होते हैं। सड़कें लगभग सेम जो लंबाई की चौड़ाई की होती हैं, घर लोगों के लगभग समान होते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिना किसी एमसीडी के कह सकते हैं, बिना किसी नगरीय प्रशासनिक प्रणाली के नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई शासक रहा होगा जो लोगों को इस तरह के आदेश देता होगा, लोग उसके आदेश को मानकर कार्य करते होंगे, या फिर जो अन्य कार्य या फिर निर्माण कार्य करते होंगे। तो दोस्तों शासक वर्ग उभर कर आएगा जो अधिशेष पर अपना दावा करेगा, बदले में ये लोगों को व्यापार करने की सुविधा देगा और धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ ही नगरीकरण शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये बस आपका था और मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो क्लास है दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि अगर हम आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें छोटी और लंबी क्लासेस को नहीं देखना, हमें देखना है जहाँ से हमें बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, जहाँ से हमें वे और टीचिंग सबसे अच्छा मिल रहा है, जहाँ से हम एक सिंपल साधारण तरीके से पढ़ सकते हैं, जहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जहाँ से हमें ज़्यादा अच्छा मैटर मिल रहा है, हमें वहाँ से पढ़ना है। दोस्तों मैं अपनी क्लास में ये कोशिश करता हूँ कि आप तक बेहतरीन किस्म की नॉलेज पहुँचाऊँ, आप तक वो हर नॉलेज पहुँचाऊँ कि जब आप एग्जाम में बैठे, पेपर में बैठे, तो आप हर क्वेश्चन को हैंडल करने के लायक हो, एलिजिबल हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ यूट्यूब पर आके आपको नॉलेज देकर, आपको इन्फॉर्मेशन देके जाने का नहीं होता। मेरा उद्देश्य ये होता है, अगर आप मेरे विद्यार्थी हो, अगर आप मेरी क्लास देखते हो, तो आप जिस समय पेपर में बैठे तो आपको मेरे सिलेबस से बहुत कुछ जानने का मौका मिले, मेरे सिलेबस से बहुत कुछ करने का मौका मिले। आप ये देख के सरप्राइज हो जाए कि ये तो ज्ञान सर ने पढ़ाया था, इसीलिए मुझे आता है। दोस्तों तो मैं चाहता हूँ कि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको सब चीज़ आए। साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन भी देता रहता हूँ, और बहुत जल्दी हम एक प्रोग्राम को भी लॉन्च करेंगे जिसमें हम एक क्वेश्चन प्रोग्राम रखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें मैं स्पेशल जो क्लास होंगी आपकी क्वेश्चनों के ऊपर लूँगा कि क्वेश्चनों के आंसर किस प्रकार से लिखने, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें जो भी हो सकता है हम टारगेट रखेंगे, और जो भी विद्यार्थी होगा उसे अवार्ड भी करेंगे। जो भी विद्यार्थी विनर होगा, अच्छा लिखेगा, उसे अवार्ड भी करेंगे। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना, इसे आगे बढ़ाना। जितना आप आगे बढ़ाओगे मैं उतने लंबे टाइम तक और उतनी बेहतरीन चीज़ों को आपके सामने लाता रहूँगा। मुझे इसी तरह सपोर्ट करके चलना। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।